जब एप्लीकेंट बैंकरप्ट हो जाता है। चलिए पहले सिर्फ सिचुएशन को समझते हैं। यहाँ पे बेनिफिशियरी जो है वो है हमारा ग्लोबल ट्रेडर। एलसी का जो टाइप है वो दिया हुआ है डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट। इशूइंग बैंक है ओशियन बैंक। नॉमिनेटेड बैंक है हमारा सिटी ट्रस्ट बैंक। देखिए नॉमिनेटेड बैंक है सिटी ट्रस्ट बैंक। पेमेंट कब हुआ है? 90 डेज आफ्टर शिपमेंट। यहाँ लिखा है ना पेमेंट 90 डेज आफ्टर शिपमेंट। तो ये सभी डेटा हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपके स्क्रीन पर आपको एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा। यदि ऑडियो वीडियो ओके है तो ओके वर्ड टाइप कर दे चैट बॉक्स में। तो यहाँ पे ये सभी डेटा दिए गए हैं। अब देखिए सबसे पहले ये समझिए कि ये डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। ये पता है आपको कि डेफर्ड डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे सवाल उसी से रिलेटेड है। इफ यू नो द आंसर तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट कॉम्प्लाई हो रहा है। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कॉम्प्लाई है। मान लीजिए कि बैंक प्रॉमिस करती है डॉक्यूमेंट कॉम्प्लाई एंड बैंक इज प्रॉमिसिंग, राइट। बैंक प्रॉमिस करती है और पेमेंट थोड़ा लेट मिलेगा। पेमेंट जो मिलेगा लेकिन लेट मिलेगा, फ्यूचर डेट पे मिलेगा, तुरंत पेमेंट नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि सैलरी प्रॉमिस हो चुकी है पर मिलेगी 3 महीने बाद, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग डेफर्ड पेमेंट एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट। अच्छा आपसे एक सवाल पूछते हैं, जवाब दीजिएगा कि बेनिफिशियरी के पास एलसी बैंक का प्रॉमिस होता है या एप्लीकेंट का? ये बताइए बेनिफिशियरी के पास किसका प्रॉमिस होता है? बेनिफिशियरी के पास किसका प्रॉमिस होता है? बैंक का प्रॉमिस होता है, एलसी बैंक का प्रॉमिस होता है या एप्लीकेंट का प्रॉमिस होता है? प्लीज जरा टाइप कीजिए तो चैट बॉक्स में ए और बी, क्या लगता है आपको सही? बेनिफिशियरी के पास किसका प्रॉमिस होता है जी? राइट, बैंक का प्रॉमिस होगा या एप्लीकेंट का प्रॉमिस होगा? माय क्वेश्चन इज बेनिफिशियरी, द प्रॉमिस टू द बेनिफिशियरी इज ऑफ whom, बैंक और एप्लीकेंट? द करेक्ट आंसर इज बैंक। सही जवाब है इसका बैंक। तो ये होता है हमारा, दिस इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट। अब देखिए सिटी ट्रस्ट ने क्या किया। सिटी ट्रस्ट इज अ नॉमिनेटेड बैंक एंड व्हाट डिड ही डू? उन्होंने देखा कि डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया और डॉक्यूमेंट को उन्होंने कॉम्प्लाई देखा कि यस डॉक्यूमेंट इज कॉम्प्लाइंट। अब बैंक ने कहा कि मैं बेनिफिशियरी को अभी पैसा दे देता हूं, देखा ना, चूजेस टू प्रीपे द डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग। सो बैंक चूजेस टू प्रीपे द डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग। देर द, यहां पे देखिए कीवर्ड इन्होंने लिखा है डिस्काउंटिंग, इसको मैंने हाईलाइट भी किया है, राइट। डिस्काउंटिंग बोले, प्री पेमेंट बोले, राइट, इसको मैंने हाईलाइट किया है। नाउ वन क्वेश्चन टू यू, क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। क्या यूसीपी 600 नॉमिनेटेड बैंक को डिस्काउंटिंग अलाउ करती है? डज यूसीपी 600 अलाउ डिस्काउंटिंग टू द नॉमिनेटेड बैंक? यस या नो में जवाब दीजिए, राइट। क्या ये डिस्काउंटिंग अलाउ करती है यूसीपी 600 नॉमिनेटेड बैंक को? क्या एज पर यूसीपी 600 नॉमिनेटेड बैंक डिस्काउंट कर सकते हैं? यदि आपको लगता है कर सकते हैं तो आपके चैट बॉक्स में प्लीज यस लिख दीजिए, यदि लगता है नहीं कर सकते तो नो लिख दीजिए। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, यस दे कैन डू, राइट। एज पर यूसीपी 600 नॉमिनेटेड बैंक कैन डू डिस्काउंटिंग एंड लेट मी टेल यू द आर्टिकल नंबर ऑल्सो। आर्टिकल नंबर है दोस्तों 12B, राइट। एज पर दिस आर्टिकल नॉमिनेटेड बैंक कैन डू डिस्काउंटिंग, राइट। सो नाउ कम बैक टू दिस क्वेश्चन। तो लेकिन हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे ट्विस्ट, स्टोरी में एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आ गया कि ड्रामा आता है कि 30 दिन बाकी था मैच्योरिटी में, मैच्योरिटी अभी हुआ नहीं था, 30 दिन अभी बाकी था मैच्योरिटी में। द एप्लीकेंट गॉट बैंकरप्ट, यानी जो इशूइंग बैंक था उसने डिस्कवर किया कि एप्लीकेंट ही बैंकरप्ट हो गया है। ओशियन बैंक बोलता है कि देखो सिटी ट्रस्ट, तुमने पैसा अपने रिस्क पर दिया, हम रिम्बर्स नहीं करेंगे, राइट। उसने सिटी ट्रस्ट को बोला कि वो रिम्बर्स नहीं करेगा फंड को क्योंकि पैसा वो अपने रिस्क पे दिया है। तो क्या इशूइंग बैंक लीगली ऐसा बोल सकता है? अब देखिए सवाल यही कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू यूसीपी आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 12, which of the following statement is correct regarding the Ocean Bank obligation? Option number A, that Ocean Bank is not required to reimburse Citibank because the bank choose to discount the payment. Ocean Bank is only required to reimburse City Trust if applicant provide the fund by the maturity date. Option number C, Ocean Bank must reimburse City Trust at maturity regardless of whether City Trust prepaid or discounted the payment earlier. And option number D, Ocean Bank is only liable to the payable to pay the beneficiary directly. The nominated bank decision to discount cancel the issuing bank primary liability. तो दोस्तों यहाँ पे 3 से 4 आर्टिकल एक क्वेश्चन में है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 8 और आर्टिकल नंबर 12 भी।
यदि इस क्वेश्चन को आप अंतिम तक देखते हैं तो ये तीनों आर्टिकल आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे प्रीपेड हो या ना हो, राइट, कोर रूल मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि देखिए ग्लोबल ट्रेडर बेनिफिशियरी है, ठीक है। ओशियन, यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था कि इशुइंग बैंक, ये जो हमारा ओशियन ट्रस्ट है, मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ। देखिए ये जो ओशियन बैंक है, दिस ओशियन बैंक इज एन इशुइंग बैंक। ये कैसी बैंक है? ये एलसी इशू कर रही है। और जो सिटी ट्रस्ट है ये नॉमिनेटेड बैंक है। कैसा एलसी है जी? डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट है। इन्होंने क्या किया कि पेमेंट पहले ही दे दिया। देखिए यहां लिखा गया ना कि प्रीपेड और डिस्काउंटेड, तो नॉमिनेटेड बैंक ने क्या किया? डेफर्ड पेमेंट को पहले ही डिस्काउंट कर दिया। फिर बाद में पता चला, 30 दिन बाद पता चला, अरे ये तो एप्लीकेंट बैंकरप्ट हो गया है, ठीक है। और उसने बोला कि नहीं, सिटी ट्रस्ट को इन्फॉर्म किया कि देखो अब तो वो फंड को रिम्बर्स नहीं कर पाएगा। तो आपको तीनों आर्टिकल का कंसेप्ट अप्लाई करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें मैं आपको कोर कंसेप्ट समझा देता हूं। आर्टिकल नंबर 12 बी क्या कहता है, थोड़ा सुनिए। आर्टिकल नंबर 12 सब सेक्शन बी ये कहता है कि देखो, अगर नॉमिनेटेड बैंक ने डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग इनकर की है, अगर नॉमिनेटेड बैंक ने डेफर्ड पेमेंट एलसी इनकर की है, तो वो उसको डिस्काउंट कर सकता है, जैसे कि इसने किया। ये आर्टिकल नंबर 12 भी बोलता है। इसका मतलब सिटी ट्रस्ट ने कुछ गलत तो नहीं किया। और ड्रामा कब शुरू होता है? 30 दिन बाकी था मैच्योरिटी में, एप्लीकेंट ही बैंकरप्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे कोर रूल ये कहता है दोस्तों कि प्रीपेड हो या ना हो, ठीक है, प्रीपेड हो या ना हो, रिम्बर्समेंट एट मैच्योरिटी गारंटेड होता है। प्लीज प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों आपके सामने जो भी मैं कंटेंट शेयर कर रहा हूं कंप्लीटली मैकमिलन बुक से कंटेंट है, बस वही है कि उसको कहानी के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो रिम्बर्समेंट एट मैच्योरिटी ये गारंटेड होता है, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा। चाहे वो आपका प्रीपेड हो या ना हो, डिस्काउंटेड हो या ना हो, रिम्बर्समेंट एट मैच्योरिटी गारंटेड है, ठीक है। यही इसका कोर कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो आप जरा आर्टिकल नंबर 7 और आर्टिकल नंबर 8 क्या बोलता है जी? आर्टिकल नंबर 7 और 8 क्या बोलता है, सुनिए ध्यान से। ये बोलता है कि देखो इशुइंग बैंक का कमिटमेंट क्या है, इशुइंग बैंक का कमिटमेंट बताता है। और ये बोलता है कि ये एप्लीकेंट से इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेंट, राइट। तो एप्लीकेंट से कोई मतलब नहीं है, बस बैंक को क्या देखना है? डॉक्यूमेंट देखना है। यदि डॉक्यूमेंट कंप्लाई हो रहा है, डॉक्यूमेंट यदि कंप्लाइंट है, तो बैंक को पे करना है, राइट। तो आप ये बताइए दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछते हैं, प्लीज इसका जवाब दीजिएगा यस या नो में। सवाल ये है, क्या एप्लीकेंट की बैंकरप्सी से इशुइंग बैंक फ्री हो जाता है? मान लीजिए हमारा एप्लीकेंट बैंकरप्ट हो गया, ठीक, जैसे इस केस में हुआ, तो इसकी बैंकरप्सी से क्या इशुइंग बैंक फ्री हो जाता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो डज इशुइंग बैंक बिकम फ्री आफ्टर एप्लीकेंट गॉट बैंकरप्ट? क्या एप्लीकेंट की बैंकरप्सी से इशुइंग बैंक फ्री हो जाता है? यदि आपको लगता है फ्री हो जाता है तो यस लिख दीजिए, और यदि आपको लगता है नहीं फ्री होता तो नो लिख दीजिए। फ्री होने का मतलब क्या हुआ? उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, यस ये मतलब है। बताइए दोस्तों, प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। जितना आप इंटरेक्ट करेंगे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी उतनी अच्छे से होगी, और एग्जामिनेशन में जो ये पॉइंट सब आते हैं वो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों इसका मैं आपको सही जवाब बताता हूं कि देखिए सही जवाब है नो, सही जवाब है नो। मतलब बैंक का रिस्क बेनिफिशियरी पर शिफ्ट नहीं होता। यदि मान लीजिए एप्लीकेंट बैंकरप्ट हो गया तो इशुइंग बैंक फ्री बिल्कुल नहीं होता। ये आप नहीं बोल सकते कि इशुइंग बैंक का जो रिस्क है वो बेनिफिशियरी पर शिफ्ट हो गया है। नो नो नो, यू कैन नॉट से दैट। अभी भी इशुइंग बैंक ही लायबल है। यही तो कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 7 और 8, समझे? तो यही कहता है। तो दोस्तों अब आप जरा जरा देखिए यहां इस केस में हुआ क्या है कि डॉक्यूमेंट सही है, ठीक है, एलसी इशू हो गया है, और डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग है, ये सब चीज दिया हुआ है। डीपीयू शॉर्ट में लिखते हैं इसको, डीपीयू, ठीक है। और डिस्काउंटिंग भी अलाउड है, डिस्काउंटिंग भी कर सकते हैं। हाँ, और तीसरी बात ये कि एप्लीकेंट हमारा बैंकरप्ट हो गया है, एप्लीकेंट इज बैंकरप्ट, ये जो है इररिलेवेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, ये इररिलेवेंट है। तो दोस्तों आप बताइए, आप इस क्वेश्चन में वापस आइए, आप बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने आपको हिंट दे दिया, आप एबीसीडी में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर एक आ रहा है कि देखो ओशियन बैंक को ना, ओशियन बैंक क्या है जी? ओशियन बैंक है हमारा इशुइंग बैंक, है ना। ओशियन बैंक है हमारा इशुइंग बैंक, और सिटी ट्रस्ट है हमारा नॉमिनेटेड बैंक। ये बोल रहा है कि देखो ओशियन बैंक को सिटी ट्रस्ट को रिम्बर्स नहीं करना है, क्योंकि बैंक ने डिस्काउंट करना बोला था ना बिना एप्लीकेंट का कंसेंट लिए।
क्या लगता है दोस्तों, ये सही लग रहा है आपको? नहीं दोस्तों, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों डिस्काउंटिंग अपना रिस्क नहीं होता, यूसीपी अलॉट करता है। यूसीपी का आर्टिकल नंबर 12 भी यही ना बोलता है जी कि नॉमिनेटेड बैंक जो है डिस्काउंटिंग कर सकता है। तो इसमें अपना ये इसमें दोस्तों ऑन रिस्क नहीं होता। यहाँ जो इन्होंने ये वर्ड यूज किया है ना, ऑन रिस्क, अपना रिस्क है नॉमिनेटेड बैंक का, ये गलत है। अब जरा ऑप्शन नंबर बी को पढ़िए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ओशियन बैंक जो कि हमारा इशुइंग बैंक है, इज ओनली रिक्वायर्ड टू रिम्बर्स सिटी ट्रस्ट इफ द एप्लीकेंट प्रोवाइड द फंड बाय द मैच्योरिटी डेट। इससे भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि एप्लीकेंट फंड दे या ना दे, ये इमेटेरियल है। सारा का सारा लायबिलिटी ओशियन बैंक के पास ही है। सी को पढ़िए। सी कह रहा है कि ओशियन बैंक मस्ट रिम्बर्स सिटी बैंक एट मैच्योरिटी रिगार्डलेस ऑफ वेदर सिटी ट्रस्ट प्रीपेड और डिस्काउंटेड। यस, यही सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, राइट। इसको रिम्बर्स करना ही पड़ेगा, सारी लायबिलिटी इशुइंग बैंक की आती है। ठीक है, उसने तो अपना डिस्काउंट कर दिया, क्योंकि यूसीपी के आर्टिकल नंबर 12 में कह रहा है कि हाँ आप डिस्काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंकरप्टी है या ना, इससे कोई मतलब नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी को जरा पढ़िए। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ओशियन बैंक इज ओनली लायबल टू पे द बेनिफिशियरी डायरेक्टली द नॉमिनेटेड बैंक डिसीजन टू डिस्काउंट कैंसिल द इशुइंग बैंक प्राइमरी लायबिलिटी। तो ये क्या कह रहा है कि इशुइंग बैंक की प्राइमरी लायबिलिटी कैंसिल हो जाती है। कैसे कैंसिल होगी जी, ये तो साफ गलत है। इशुइंग बैंक की प्राइमरी लायबिलिटी कभी कैंसिल नहीं होती। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, एक लाइन में यदि हम जवाब दें, हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा कि देखो दोस्तों, बैंक का प्रॉमिस, राइट, बैंक का प्रॉमिस मतलब बैंक का रिस्क। इशुइंग बैंक ने प्रॉमिस दिया ना, तो बैंक का प्रॉमिस है तो बैंक का रिस्क है। तो बेनिफिशियरी प्रोटेक्शन सबसे स्ट्रांग होती है, राइट। किस एलसी में पूछा जाएगा, यदि मान लीजिए आपसे हम पूछते हैं कि बताओ वो कौन सा एलसी है जिसमें बेनिफिशियरी प्रोटेक्शन सबसे स्ट्रांग होती है, तो आप बोलिएगा डीपीयू, यानी कि डेफर्ड पेमेंट एलसी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है बेनिफिशियरी प्रोटेक्शन। बोलिए ये कंसेप्ट क्लियर है? बताइए दोस्तों, ये जो हमारा डेफर्ड पेमेंट एलसी का कंसेप्ट है, बताइए क्लियर है? तो क्लियर वर्ड टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। आपके स्क्रीन पर आपको एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा, प्लीज आप इंटरेक्ट करें। आपको यदि कोई डाउट हो तो प्लीज टाइप करें, यदि क्लियर है तो क्लियर वर्ड लिख दें। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हमने 3 आर्टिकल देखे, 2012 भी देखा, आर्टिकल नंबर 7 देखा और आर्टिकल नंबर 8 देखा यहाँ पे यूसीपी 600 का। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। आइए अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन में इसलिए एग्जामिनर इसलिए पूछता है क्योंकि बेनिफिशियरी चुप रहता है और स्टूडेंट सोचते हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं आया मतलब अमेंडमेंट वैलिड नहीं है। चलिए देखते हैं, पहले फैक्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ना, इसका अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट था पहले $1,00,000, इसको घटा के कर दिया गया $80,000। पहले जो अमाउंट था वो $1,00,000 का था, फिर अमेंडमेंट किया गया मतलब चेंज लाया गया, 1,00,000 से 80,000 कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि शिपमेंट डेट को भी बढ़ा दिया, लिखा है ना एक्सटेंडिंग द शिपमेंट डेट। अब देखिए फिर बेनिफिशियरी जो हमारा ग्लोबल ट्रेडर था, उसने अमेंडमेंट रिसीव किया, लेकिन कोई नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं दिया, कोई रिटर्न एक्सेप्टेंस नहीं दिया, ना ही कोई रिटर्न रिजेक्शन दिया। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि इशुइंग बैंक ने एलसी में कुछ चेंजेस लाए, बदलाव लाए। क्या बदलाव लाए? अमाउंट को इसने घटा दिया, शिपमेंट डेट को बढ़ा दिया, और ये बेनिफिशियरी को भेज दिया। बेनिफिशियरी ने अमेंडमेंट रिसीव किया, लेकिन कोई एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का नोटिस नहीं भेजा। यहां तक क्लियर है? चलिए अब दोस्तों, अब बेनिफिशियरी क्या किया वो जरा सुनिए। अब थर्सडे को ग्लोबल ट्रेडर ने क्या किया कि उसने $80,000 का शिपमेंट कर दिया, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया। ऑब्वियस सी बात है, शिपमेंट के बाद इनको क्या मिलेगा? डॉक्यूमेंट मिलेगा ना जी, बिल ऑफ लैंडिंग वगैरह मिलता है। तो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, डॉक्यूमेंट अमेंडेड एलसी के फुल कॉम्प्लाइंट था। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट था, जो चेंज एलसी में जो अमेंडमेंट लाया गया उसे फुली कॉम्प्लाइंट था। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल एलसी के हिसाब से डिस्क्रिपेंट हुआ, लेकिन लिखा है ना, बट वुड हैव बीन डिस्क्रिपेंट अंडर द ओरिजिनल एलसी टर्म ड्यू टू द शिपमेंट डेट। डॉक्यूमेंट जो है अमेंडेड एलसी से तो कॉम्प्लाई कर रहा था, लेकिन जो पुराना पुराना जो ओरिजिनल एलसी था उससे तो कॉम्प्लाई नहीं कर रहा था। अब सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू यूसीपी 600 आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल नंबर 14, हाउ शुड द नॉमिनेटेड बैंक प्रोसीड? अब नॉमिनेटेड बैंक क्या करे? तो अब देखिए ऑब्वियसली बात है, इन्होंने डॉक्यूमेंट अपना नॉमिनेटेड बैंक को दिया होगा, तो क्या करे उस डॉक्यूमेंट का? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि नहीं, डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि बेनिफिशियरी ने एक फॉर्मल रिटर्न एक्सेप्टेंस नहीं दिया था।
डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने से पहले। बी कह रहा है कि नहीं, डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे क्योंकि डॉक्यूमेंट का जो प्रेजेंटेशन है जो कि अमेंडमेंट से कॉम्प्लाई कर रहा है उसी को ही मान लिया जाए नोटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। सी कह रहा है कि नहीं, डॉक्यूमेंट को 5 बैंकिंग डे तक होल्ड करे और तब तक जो है ना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का वेट करे। और डी कह रहा है इस एलसी को कैंसिल मान ले क्योंकि एक अनरिप्लाइड अमेंडमेंट जो है इंटायर क्लॉज क्रेडिट को सस्पेंस में डाल देता है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है। ठीक है, यहाँ पे हम दो आर्टिकल को देखेंगे, आर्टिकल नंबर 10 और आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, पहले मैं आपको रूल समझा देता हूं, आप प्लीज अपना रिस्पॉन्स टाइप करें, एबीसीडी में से क्या आपको सही लग रहा है। प्लीज ए बी सी और डी, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट, जस्ट टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। मैं आपको इसका रूल समझाता हूं। तो यहाँ पे जो इनहेरेंट रूल है वो है आर्टिकल नंबर 10 सब सेक्शन नंबर सी। ये कहता है दोस्तों डीम्ड एक्सेप्टेंस। क्या बोलता है? डीम्ड एक्सेप्टेंस। सुनिए, यूसीपी 600 क्या बोलता है कि देखो, बेनिफिशियरी को सेपरेट लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। राइट, बेनिफिशियरी को जरूरत नहीं है कि वो सेपरेट जो है लेटर लिखे। समझे, अगर बेनिफिशियरी अमेंडेड एलसी का अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है तो वही माना जाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ अमेंडमेंट। अब जैसे इशूइंग बैंक ने क्या किया कि अमाउंट घटा दिया, शिपमेंट डेट बढ़ा दिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि बेनिफिशियरी को अलग से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देना का, नहीं, उनको देना ही नहीं है। यदि वो अमेंडेड, मतलब सिंपल सी बात है, अमेंडेड एलसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है तो उसी को बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ अमेंडमेंट। यही कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 10 सब सेक्शन नंबर सी। बोलिए, क्लियर है दोस्तों? मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि सैलरी, मान लीजिए सोचिए किसी ने ऑफर दिया, सैलरी की 80,000 हो गई, ज्वाइनिंग डेट को एक्सटेंड कर दिया। समझे, अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं नए टर्म्स पे तो क्या अलग से लेटर लिखना जरूरी है? नहीं ना, ज्वाइनिंग ही तो आपका एक्सेप्टेंस हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपकी सैलरी किसी ने 80,000 कर दी फॉर एग्जाम्पल, और ज्वाइनिंग डेट को एक्सटेंड कर दिया, तो जिस दिन आपका ज्वाइनिंग डेट है उस दिन जाके आप यदि ज्वाइन कर लेते हैं तो कोई अलग से लेटर देने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही यहां भी हो रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 10 सी समझ में आ गया। अब एक दूसरा आर्टिकल है जिसको बोलते हैं आर्टिकल नंबर 10A। इसको थोड़ा सुनिए, ये क्या बोलता है कि जो इशूइंग बैंक है दोस्तों, ये अमेंडमेंट इशू करते ही, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये इशूइंग बैंक अमेंडमेंट इशू करेगा तो क्या हो जाता है, ये इररिवोकेबली बाउंड हो जाता है। बट बेनिफिशियरी तब तक बाउंड नहीं होता जब तक वो एक्सेप्ट ना करे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अभी इसी का कंसेप्ट, यही कंसेप्ट यहां अप्लाई होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि आर्टिकल नंबर 10 ही क्या बोलता है कि इशूइंग बैंक यदि कोई अमेंडमेंट करता है लेटर ऑफ क्रेडिट में तो वो इररिवोकेबली बाउंड हो जाता है। लेकिन बेनिफिशियरी तब तक बाउंड नहीं होता जब तक वो एक्सेप्ट ना करे। आपसे एक सवाल पूछते हैं, प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि एक्सेप्ट कैसे करता है बेनिफिशियरी? एक्सेप्ट कैसे करता है? हाउ डू बेनिफिशियरी एक्सेप्ट? ऑप्शन नंबर ए, लेटर से, ऑप्शन नंबर बी, वर्ड से या एक्शन से। जरा टाइप कीजिए तो चैट बॉक्स में, ए या बी। बेनिफिशियरी कैसे एक्सेप्ट करता है अमेंडमेंट को? लेटर से एक्सेप्ट करेगा या वर्ड या एक्शन से एक्सेप्ट करेगा? प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। क्या लगता है दोस्तों, हाउ डू बेनिफिशियरी एक्सेप्ट द अमेंडमेंट? थ्रू लेटर और थ्रू वर्ड और थ्रू एक्शन? द करेक्ट आंसर इज थ्रू वर्ड और थ्रू एक्शन। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही इशूइंग बैंक ने अमेंडमेंट किया तो वो इररिवोकेबली बाउंड हो जाता है, लेकिन बेनिफिशियरी तब तक बाउंड नहीं होता जब तक वो एक्सेप्ट ना करे। एक्सेप्ट कैसे करेगा? वर्ड से, एक्शन से एक्सेप्ट करेगा। दूसरी बात, आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14 बोलता है नॉमिनेटेड बैंक का रोल क्या है। समझे, इसमें खासकर 14B क्या बोलता है वो सुनिए आपको। अच्छा ये बताइए तो कितना बैंकिंग डे मिलता है इनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का? बताइए तो, नॉमिनेटेड बैंक को हाउ मेनी बैंकिंग डेज डज द नॉमिनेटेड बैंक गेट टू एक्सेप्ट एंड और रिजेक्ट द डॉक्यूमेंट? तो दोस्तों आपको पता होगा इन्हें मिलता है 5 बैंकिंग डेज। राइट, दे गेट 5 बैंकिंग डेज। सिर्फ ये देखना है कि डॉक्यूमेंट कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। राइट, क्या बैंक को एक्सेप्टेंस लेटर का वेट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राइट, तो स्टूडेंट यहीं पे ना ट्रैप में फंस जाते हैं कि अमेंडमेंट का रिप्लाई नहीं आया, एलसी सस्पेंस में है। तो आपको पता होगा सस्पेंस एलसी जैसा कुछ होता ही नहीं है। अब वापस हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। बोलिए, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? चलिए पहले हम लोग ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ये क्या लिखा है कि डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दे, नॉमिनेटेड बैंक जो है डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दे क्योंकि बेनिफिशियरी ने रिटर्न एक्सेप्टेंस नहीं दिया। अरे,
रिटर्न एक्सेप्टेंस का तो जरूरत ही नहीं है। अभी हमने देखा कि रिटर्न एक्सेप्टेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या कर रहा है, होल्ड द डॉक्यूमेंट फॉर 5 बैंकिंग डे वाइल वेटिंग फॉर अ फॉर्मल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब वो 5 दिन एग्जामिनेशन के लिए वेट करे। देखिए 5 दिन वेट कर सकता है डॉक्यूमेंट को एग्जामिन के लिए, क्योंकि उसको समय मिला है 5 दिन का। आर्टिकल नंबर 14 बोलता है कि हाँ 5 दिन आपको समय हम देते हैं, लेकिन लेटर का वेट ना करे, क्योंकि लेटर कोई मिलेगा, मिलने वाला नहीं है आपको, समझे। बेनिफिशियरी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं देगा, तो उसका एक्शन ही उसका लेटर है, मान लिया जाए, तो सी भी गलत हो गया। डी कह रहा है कि अनरिप्लाइड अमेंडमेंट को कैंसिल कर दे। ठीक है, एलसी को कैंसिल कर दे क्योंकि अमेंडमेंट अनरिप्लाइड है। तो दोस्तों अनरिप्लाइड अमेंडमेंट एलसी कैंसिल नहीं करता। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या कर रहा है ऑप्शन नंबर बी? कि डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट किया गया जो कि अमेंडमेंट से कॉम्प्लाई कर रहा है, उसी को मान लिया जाए एक्सेप्टेंस ऑफ द अमेंडमेंट। समझ में आया दोस्तों? तो गोल्डन लाइन याद रखिएगा इस क्वेश्चन। बोलिए कहीं डाउट हो तो प्लीज आप अभी चैट बॉक्स में अपना डाउट पुट कर सकते हैं। तो गोल्डन लाइन यही है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। अमेंडेड टर्म्स, इशूइंग बैंक ने कुछ अमेंडमेंट किया, प्लस डॉक्यूमेंट यदि कॉम्प्लाई कर रहा है, कॉम्प्लाइंग डॉक्यूमेंट, इसी को एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। इसी को क्या मान लिया जाए? एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। एक्शन स्पीक लाउडर देन द लेटर, ये याद रखिएगा। एक्शन स्पीक लाउडर देन लेटर, कोई लेटर नहीं मिलने वाला है आपको, जो एक्शन है वही लाउडर स्पीक कर रहा है। अब जब बीएफएम का एग्जामिनेशन में कैंडिडेट बैठते हैं, इस तरह का सवाल आता है, बोलते हैं कि यूपीएससी लेवल का पेपर है। अरे यूपीएससी लेवल का पेपर थोड़ा ही है, आपने बुक को कंप्लीटली पढ़ा नहीं, राइट, और आपके सामने इस प्रकार का केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो जरूरत है दोस्तों एक एक बुक के एक एक लाइन से क्वेश्चन को फ्रेम करके उसको कहानी के माध्यम से समझने का, उस पर प्रैक्टिस करने का। और हमारा जो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है ना दोस्तों, इसमें हम लोग यही कर रहे हैं, बुक का हर एक लाइन को टच किया गया है, मैकमिलन बुक का, और उससे केस स्टडी बना बना के आपके सामने कहानी के माध्यम से चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा है। और उस पर जब आप माइंड को अप्लाई करते हैं, जब आप उसे सॉल्व करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। तो हमने ये समझा कि एलसी अमेंडमेंट चैप्टर, एलसी अमेंडमेंट को कैसे ट्रीट करना है, ये क्वेश्चन का यही वन लाइनर है। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। तो यहां पे दोस्तों आर्टिकल नंबर 14D का एप्लीकेशन है, राइट। तो देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि अभी पहले पहले हम लोग सिर्फ फैक्ट को समझते हैं, सॉल्व बाद में करेंगे। यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट का गुड्स दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा? 1000 मैट्रिक टन लिखा थाई व्हीट राइस। ये कॉमर्शियल इनवॉइस है, 1000 मैट्रिक टन है, 1000 MT थाई व्हीट राइस। पैकिंग का लिस्ट दिया हुआ है। पैकिंग का लिस्ट क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे लिखा है थाई व्हाइट राइस, बैच नंबर लिखा है TR505, ठीक है। उसके बाद साइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट है, इसमें लिखा है राइस बैच नंबर TR509, ठीक है। ये आपको सामने दिया हुआ है। देखिए कॉमर्शियल इनवॉइस में लिखा हुआ है कि गुड्स है हमारा 1000 मैट्रिक टन थाई व्हाइट राइस। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि इशूइंग बैंक ने डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज कर दिया। बोला कि देखो आर्टिकल 14D डिस्क्रिपेंट है, क्योंकि जो बैच नंबर है पैकिंग लिस्ट में और साइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट में ये मैच नहीं कर रहा। क्योंकि बैच लिस्ट मैच नहीं कर रहा, एक जगह तुम लिखे हो 505 और एक जगह लिख दियो 509, इसीलिए मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। किसने रिजेक्ट किया जी? इशूइंग बैंक ने रिजेक्ट किया। क्या करके रिजेक्ट किया? कि देखो तुम्हारा बैच नंबर मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो चलिए अब सवाल यह कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू यूसीपी 600 आर्टिकल 14D इज द इशूइंग बैंक रिफ्यूजल वैलिड? क्या इशूइंग बैंक का रिफ्यूजल वैलिड है? ऑप्शन ए कर रहा है हाँ वैलिड है, सारे डेटा जो है डॉक्यूमेंट में वो मिरर इमेज होना चाहिए, आइडेंटिकल। फिर कर रहा है नहीं, जो गुड्स, जो डिस्क्रिप्शन है गुड्स का डॉक्यूमेंट में अदर देन द इनवॉइस कैन बी इन जनरल टर्म। फिर बी सी कर रहा है कि हाँ वैलिड है उसका रिफ्यूजल, while data needs not to be identical it must not conflict, the different batch number create a conflict। और ऑप्शन डी कर रहा है नो, बैंक आर रिक्वायर्ड टू डिसरिगार्ड बैच नंबर एज दे आर कंसिडर्ड नॉन डॉक्यूमेंट्री कंडीशन। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या इशूइंग बैंक का रिफ्यूजल वैलिड है? चलिए पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता हूं।
दोस्तों सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखिएगा, जो कि है हमारा आर्टिकल नंबर 14 सब सेक्शन नंबर डी। ये क्या बोलता है दोस्तों? ये बोलता है कि देखो, इनवॉइस में डिस्क्रिप्शन एग्जैक्ट होना चाहिए। इनवॉइस में डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट होना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन जनरल हो सकता है, यानी कि जो हमारा अदर डॉक्यूमेंट है इसमें जो डिस्क्रिप्शन है ये जनरल हो सकता है। अब आप ये बताइए दोस्तों, आपसे एक सवाल हम पूछ रहे हैं, प्लीज जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा ये है कि क्या पैकिंग लिस्ट में राइस लिखना अलाउड है? क्या पैकिंग लिस्ट में राइस लिखना अलाउड है? यस या नो? बताइए, पैकिंग लिस्ट में क्या राइस लिखना अलाउड है? यस या नो? देखिए ना, पैकिंग लिस्ट में ये जो राइस लिखना ये अलाउड है। क्या लगता है दोस्तों, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो दोस्तों सही जवाब है इसका बिल्कुल सही, हाँ। इसीलिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन का इशू नहीं है। यहां भी देखिए ना, थाई व्हाइट राइस यहां लिखा है, ठीक है, पैकिंग लिस्ट में थाई व्हाइट राइस लिखा है, कॉमर्शियल इनवॉइस में भी थाई व्हाइट राइस लिखा है, तो चीज तो वही है ना जी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन तो वही है ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का इशू नहीं है, थाई व्हाइट राइस राइस बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। लेकिन रियल प्रॉब्लम आ रहा है बैच नंबर का। अब ध्यान से दिमाग लगाइए, प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन डेटा का है ना? प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? आइडेंटिफिकेशन डेटा का। अब इसके लिए मैं आपको आर्टिकल नंबर 14D क्या कहता है वो जरा सुन लीजिए। अब आर्टिकल नंबर 14D का गोल्डन रूल है कि देखो, डेटा आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। डिड नॉट बी, कोई जरूरी नहीं कि डेटा आइडेंटिकल हो। डेटा आइडेंटिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इट मस्ट नॉट कन्फ्लिक्ट। ये कन्फ्लिक्ट ना करे। इट मस्ट नॉट कन्फ्लिक्ट विथ एनी अदर डॉक्यूमेंट। कोई जरूरी नहीं है कि डेटा आइडेंटिकल ही हो, बट इट शुड नॉट कन्फ्लिक्ट विद अदर डॉक्यूमेंट। यही आर्टिकल नंबर 14D कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथ रिपीट कीजिए दोस्तों, क्या मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ रिपीट कीजिए। नॉट आइडेंटिकल, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूं, डेटा नीड नॉट बी आइडेंटिकल बट नॉट कन्फ्लिक्टिंग। ये दो वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। आइडेंटिकल जरूरी नहीं है हो, लेकिन कन्फ्लिक्टिंग भी नहीं होना चाहिए। अब इस केस में इस रूल को अप्लाई कीजिए। पैकिंग लिस्ट में बैच नंबर क्या लिखा है? पैकिंग लिस्ट में बैच नंबर लिखा है TR505। और साइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट में बैच नंबर क्या लिखा है? TR509। अब सिंपल सवाल है, क्या TR505 और TR509 सेम बैच हो सकता है? बताइए तो, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो क्या ये जो TR505 है और TR509 है, क्या ये सेम बैच हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बैच नंबर का मतलब होता है गुड्स की आइडेंटिटी। आपको पता है ना जी, ये जो बैच नंबर है ये क्या है? गुड्स की आइडेंटिटी है, यही ना है जी। सोचिए, आप कोरियर भेजते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर आपने कोरियर भेजा, एक पेपर पे लिखा है बॉक्स नंबर 101 और दूसरे पे लिखा है बॉक्स नंबर 108। बैंक बोलेगा भाई कौन सा बॉक्स है? तो यही चीज तो यहां हो रहा है, क्योंकि बैच नंबर जो है वो आइडेंटिटी है उसका। तो इशूइंग बैंक का रिफ्यूजल जो है वो वैलिड है कि नहीं है? इशूइंग बैंक ने रिफ्यूज कर दिया, अरे बोला कि देखो तुम्हारा तो डेटा मैच ही नहीं कर रहा है, तो हम तो रिफ्यूज कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इशूइंग बैंक का रिफ्यूजल वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि दोस्तों बैच नंबर हमारा डिफरेंट है। बैच नंबर डिफरेंट है तो आइडेंटिटी डिफरेंट हो गया, है ना? सिंस बैच नंबर इज डिफरेंट सो आइडेंटिटी इज डिफरेंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, देर इज अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। क्लियरली यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, राइट? तो इशूइंग बैंक का रिफ्यूजल बिल्कुल वैलिड है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है जी? मैंने बेसिक कंसेप्ट तो समझा दिया आपको। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हाँ वैलिड है, ऑल द डेटा इन द एवरी स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट मस्ट बी आइडेंटिकल टू एनसीओ। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मिरर इमेज रूल में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये जो लिख दिया है ना मिरर इमेज, ये नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि डेटा जरूरी नहीं कि आइडेंटिकल हो, लेकिन कन्फ्लिक्टिंग भी नहीं होना चाहिए। तो ये मिरर इमेज का कहीं रूल ही नहीं है। बी को जरा पढ़िए, बी कह रहा है कि नहीं, इशूइंग बैंक का रिफ्यूजल वैलिड नहीं है। क्या लिखा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स इन डॉक्यूमेंट अदर देन द इनवॉइस कैन बी इन जनरल टर्म। जनरल डिस्क्रिप्शन ओके है, लेकिन कन्फ्लिक्टिंग डेटा तो नहीं है ना जी। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये बड़ा दिक्कत है। सी को पढ़िए, सी कह रहा है कि हाँ इशूइंग बैंक का जो रिफ्यूजल है वो वैलिड है, डेटा जरूरी नहीं गारंटी कर लो, लेकिन कन्फ्लिक्टिंग भी नहीं होना चाहिए। जो डिफरेंट बैच नंबर है वो क्लियरली कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। यही तो सही जवाब है, एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है हमारा कि टीआर नंबर 505 और टीआर 509 ये दोनों बैच नंबर है। बैच नंबर आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी अलग है, तो कन्फ्लिक्टिंग तो कर ही रहा है।
और डी कह रहा है नो, बैंक आर रिक्वायर्ड टू डिसरिगार्ड बैच नंबर, ये भी गलत है। तो दोस्तों हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने 3 चीजें सीखी। हमने पहला चीज ये सीखा कि देखो डिस्क्रिप्शन जो है ये फ्लेक्सिबल है एक्सेप्ट इनवॉइस, इनवॉइस को छोड़कर, ठीक है। दूसरा बात हमने ये देखा कि जो आइडेंटिफिकेशन डेटा है, आइडेंटिफिकेशन डेटा है ये बहुत ही डेंजरस चीज होता है, ये सेम होना चाहिए। और यदि हमारा डिफरेंट बैच हो, डिफरेंट बैच, डिफरेंट कंटेनर, डिफरेंट लॉट नंबर, ये हमारा कंफ्लिक्ट क्रिएट करेगा, दिस विल क्रिएट द कंफ्लिक्ट। तो बताइए आर्टिकल नंबर 14D क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए तो। बेसिकली हमने जो अभी बात की वो आर्टिकल नंबर 14D ही तो था, राइट। तो आई होप अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा लेटर ऑफ क्रेडिट के केस स्टडीज को सॉल्व करने में, क्या चीजें देखनी है, क्या चीजें इग्नोर करनी है। एवरी एस्पेक्ट इज बीइंग क्लियर नाउ। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक ये सवाल रिपीट हो रहा है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेट मी स्किप दिस क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं, हाँ ये वाला सवाल देखते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्लोबल एक्सपोर्ट लिमिटेड प्रेजेंटेड अ सेट ऑफ कंप्लाइंग डॉक्यूमेंट टू नॉमिनेटेड बैंक। तो ये क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि फैक्ट को समझते हैं, क्या है कि बेनिफिशियरी का नाम है यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है बेनिफिशियरी का, ओके, ग्लोबल एक्सपोर्ट लिमिटेड, ठीक है। नॉमिनेटेड बैंक है, ये देखिए ग्लोबल एक्सपोर्ट लिमिटेड, ये बेनिफिशियरी है। और इन्होंने नॉमिनेटेड बैंक का नाम दिया हुआ है ए, इशूइंग बैंक का नाम दिया हुआ है बी, और लेटर ऑफ क्रेडिट कैसा है जी, इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया है कि नॉमिनेटेड बैंक ने डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया और फुल्ली कॉम्प्लाई कर रहा था, स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस विद एलसी टर्म, ठीक है, अच्छी बात है। नॉमिनेटेड बैंक ने ऑनर कर दिया, उसको लगा कि अरे सब कुछ सही है तो ऑनर कर दिया इसने, ठीक है। उसने देखा कि जो जो डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर ने सबमिट किया ना वो स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस है, उन्होंने ऑनर कर दिया इसे, ठीक है, मतलब ऑनर करके पेमेंट कर दिया। किसने पेमेंट कर दिया, नॉमिनेटेड बैंक ने पेमेंट कर दिया। अब क्या हुआ, यहां पे टर्निंग पॉइंट आता है। नॉमिनेटेड बैंक ने एग्जैक्टली वही किया जो एलसी में बोला गया था, उसने देखा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, फिर कोरियर का नाम भी लिखा हुआ है, स्पेसिफिक कोरियर मेंशन के हिसाब से इशूइंग बैंक को भेजे। अब प्रॉब्लम क्या आया कि कोरियर ट्रांजिट में डॉक्यूमेंट परमानेंटली लॉस्ट लिखा हुआ ना, हाउएवर द कोरियर पैकेज वाज परमानेंटली लॉस्ट इन द ट्रांजिट, मतलब जो कोरियर का पैकेज था वो ट्रांजिट में खो गया और इशूइंग बैंक तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है, इशूइंग बैंक तक वो पहुंचा ही नहीं। कोरियर ट्रांजिट में डॉक्यूमेंट परमानेंटली लॉस्ट हो, डॉक्यूमेंट खो गया दोस्तों। जो ऑब्वियस सी बात है, जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे ना इशूइंग बैंक को वो डॉक्यूमेंट ही खो गया कोरियर ट्रांजिट में। अब एप्लीकेंट बोलता है कि बिल ऑफ लैडिंग नहीं है, ठीक है। जैसे पता चला एप्लीकेंट को यानी बायर को, उसने इशूइंग बैंक को बोला कि रिम्बर्स मत करो नॉमिनेटेड बैंक को। क्यों नहीं रिम्बर्स करो, कि बिल ऑफ लैडिंग ही नहीं है, गुड्स क्लेम ही नहीं कर सकता, इशूइंग बैंक तुम पेमेंट मत दो। किसने बोला, एप्लीकेंट ने बोला। कब बोला, जब उसे पता चला कि अरे ये तो ये जो पार्टिकुलर कोरियर पैकेज था वही खो गया है। उसने बोला कि इशूइंग बैंक को बोला कि तुम पेमेंट मत दो क्योंकि बिल ऑफ लैडिंग ही नहीं है, तो हम फिर क्लेम कैसे करेंगे गुड्स को, गुड्स तो आ गया लेकिन क्लेम कैसे करें। तो आप ये बताइए क्या एप्लीकेंट का लॉजिक यहाँ पे लीगल है यूसीपी 600 के अनुसार, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो ये जो एप्लीकेंट का जो लॉजिक है कि नहीं तुम मत पेमेंट दो, इशूइंग बैंक को बोल रहा है कि तुम पेमेंट मत दो, क्या ये लीगल है, इज इट लीगल, यस या नो, प्लीज जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है नो। और नो क्यों है, तो इसके लिए आपका जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 35 है, आर्टिकल नंबर 35। आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं। यहां पे आता है आर्टिकल नंबर 35 जिसका नाम है डिस्क्लेमर, ये सब चीज आपके बुक में दिया हुआ है, डिस्क्लेमर ऑन ट्रांसमिशन। क्या बोलता है, डिस्क्लेमर ऑन ट्रांसमिशन, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 35 का पारा नंबर 1 ये बोलता है कि देखो बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता अगर डॉक्यूमेंट कोरियर या पोस्ट में खो जाए, ठीक है। इफ भेजे गए हैं तो एलसी के, यदि मान लो कि एलसी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से भेजे गए हैं और यदि कोरियर में ट्रांजिट में खो जाए तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मेरे साथ बोलिए, इसका मतलब ये हुआ कि सेंड करेक्टली, यदि मैंने सही तरीके से भेजा तो बैंक वहां पे प्रोटेक्टेड होता है।
समझे, ये आर्टिकल नंबर 35 बोलता है यदि आपने सही से भेजा तो बैंक प्रोटेक्टेड होगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है नॉमिनेटेड बैंक के लिए। यूसीपी 600 का एक मेजर इंप्रूवमेंट यहाँ पे है, इसका पारा नंबर 2, आर्टिकल नंबर 35 का पारा नंबर 2 क्या बोलता है दोस्तों, सुनिए ध्यान से। ये आर्टिकल ये कहता है कि देखो अगर तुम्हारा नॉमिनेटेड बैंक, अगर नॉमिनेटेड बैंक जो है डॉक्यूमेंट को कॉम्प्लाई माना, मतलब उसे लगा कि हाँ सब कुछ तो सही है यहाँ पे, उसने ऑनर कर दिया, उसने नेगोशिएट कर दिया, एलसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से भेजा, और इशूइंग बैंक रिम्बर्समेंट से मना नहीं कर सकता। इशूइंग बैंक ये नहीं बोल सकता कि मैं रिम्बर्समेंट नहीं करूंगा। इशूइंग बैंक कैन नॉट डिनाई रिम्बर्समेंट। तो क्या नॉमिनेटेड बैंक को लॉस उठाना पड़ेगा, बताइए तो, हाँ या ना में जवाब दीजिए तो। कि मेरा सवाल ये है कि क्या नॉमिनेटेड बैंक को लॉस उठाना पड़ेगा, यस या नो, जवाब दीजिए कि लॉस किसे उठाना पड़ेगा जी, क्या नॉमिनेटेड बैंक को यहां पे लॉस उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, सोचिए कि आप एक कोरियर से ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर बैंक को भेजते हैं, अब कोरियर ही खो जाए, आपने कोरियर के माध्यम से ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर बैंक को भेजा, कोरियर रास्ते में खो गया, अगर रूल फॉलो किए थे तो कोरियर का रिस्क भेजने वाले पे नहीं सिस्टम पे होता है। बैंकिंग में भी सेम रूल अप्लाई होता है। तो इशूइंग बैंक की क्या ऑब्लिगेशन है यहाँ पे, इस केस में इशूइंग बैंक क्या करे, क्योंकि कोरियर तो खो गया, उसको डॉक्यूमेंट मिला नहीं, तो इशूइंग बैंक ने, अब देखिए फाइनल लीगल पोजीशन को समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट कॉम्प्लाई कर रहा था, डॉक्यूमेंट वेयर कॉम्प्लाइंग, प्रॉपर्टी को डिस्पैच, मतलब कि प्रॉपरली डिस्पैच हुआ, प्रॉपरली इट वाज डिस्पैच, बट इट वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में खो गया, तो इशूइंग बैंक को रिम्बर्स करना ही पड़ेगा। ही मस्ट रिम्बर्स द नॉमिनेटेड बैंक, उसे नॉमिनेटेड बैंक को रिम्बर्स करना ही करना है। क्या इशूइंग बैंक बोल सकता है कि अरे हमको तो डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं तो किस बात का पेमेंट, नहीं बोल सकता, ही कैन नॉट से सो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए मैंने आपको एक एक लाइन समझा दिया, अब जरा आप जवाब दीजिए एबीसीडी में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इशूइंग बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिम्बर्स नॉमिनेटेड बैंक, ये तो गलत है। बी क्या बोल रहा है कि नॉमिनेटेड बैंक मस्ट बियर द लॉस एंड अटेम्प्ट टू रिकवर द फंड फ्रॉम द बेनिफिशियरी, ये भी गलत है। सी कह रहा है कि इशूइंग बैंक मस्ट रिम्बर्स नॉमिनेटेड बैंक प्रोवाइडेड दैट नॉमिनेटेड बैंक डिटरमाइन द प्रेजेंटेशन वाज कंप्लाइंग, एग्जैक्टली सी नंबर सही है। और डी में कह रहा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट बिकम वॉइड। देखिए यहाँ पे फोर्स मेजर का जो कंसेप्ट है ना, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ये इसके लिए आर्टिकल नंबर 36 होता है, ये अलग चीज है। हमने आर्टिकल नंबर 35 की भी बात की, आर्टिकल नंबर 36 में फोर्स मेजर इवेंट लिखा हुआ है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो डी भी नहीं होगा। तो दोस्तों हमने क्या सीखा, हमने यहाँ से इस क्वेश्चन से ये सीखा, मैं आपको लास्ट में लिख देता हूँ दोस्तों, लर्निंग ये है हमारी कि देखिए इसको नोट कर लीजिएगा कि यदि हमारा डॉक्यूमेंट कॉम्प्लाइंग है, कंप्लाइंग डॉक्यूमेंट हो, करेक्ट डिस्पैच हो, कंप्लाइंग डॉक्यूमेंट, करेक्ट डिस्पैच, तो रिम्बर्समेंट मिलेगा ही मिलेगा। रिम्बर्समेंट जो है ये गारंटेड होता है, समझे। अच्छा दूसरी बात हमने ये सीखा कि देखो कोरियर का यदि लॉस है, इस कारण से एलसी कैंसिलेशन नहीं होगा, कोरियर लॉस इज नॉट एलसी कैंसिलेशन। एप्लीकेंट का कार्गो प्रॉब्लम है, ये बैंक का पेमेंट प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए आर्टिकल नंबर 35 क्लियर है दोस्तों, बताइए इस आर्टिकल नंबर 35 क्रिस्टल क्लियर। चलिए आई होप ये क्रिस्टल क्लियर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, ग्लोबल ट्रेडर डिफर्ड पेमेंट ड्यू 90 डेज, ओके एंड डिस्काउंट द पेमेंट, आई थिंक ये सवाल भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके यहाँ पे देखिए अगला सवाल, ये ज्यादा जेनिथ जेनिथ इलेक्ट्रॉनिक, दिस वाज रिगार्डिंग द जेनिथ इलेक्ट्रॉनिक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है तो मैंने उसे स्किप किया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव ऑन योर स्क्रीन, एन इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर $150,000। तो फ्रेंड्स देखिए क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। एन इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर $150,000 सब्जेक्ट टू यूसीपी 600 इशूड बाय द इशूइंग बैंक इन द फेवर ऑफ एक्सपोर्टर एक्स। तो देखिए दोस्तों सवाल कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बेसिकली एलसी कैसा है जी, एलसी साफ साफ लिखा हुआ है इररिवोकेबल है, राइट। इररिवोकेबल एलसी मतलब कमिटमेंट तो पक्की है। अमाउंट कितने का है, $1.5 लाख का अमाउंट है। किस तरह का एलसी है,
डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट है, डॉक्यूमेंट कंप्लाइंग है। आई थिंक यहाँ लिखा हुआ है कि यस, यहाँ लिखा है ना कि नॉमिनेटेड बैंक बैंक भी है, इसने डॉक्यूमेंट देखा और वो कंप्लाइंग था। ठीक है, डॉक्यूमेंट कंप्लाइंग है, नॉमिनेटेड बैंक हमारा बैंक भी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग है, तो बैंक बी ने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करके कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो बैंक बी ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, राइट, कि हाँ डॉक्यूमेंट तो सब कुछ सही लग रहा है मुझे, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों अंडरटेकिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, अंडरटेकिंग, डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब ही होता है कि पक्का प्रॉमिस। ठीक है, अब देखिए दिक्कत वाली लाइन यहाँ पे देखते हैं। दिक्कत वाली लाइन ये है कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ एक्सपोर्टर एक्स बैंक बी चूज टू डिस्काउंट द अंडरटेकिंग। मतलब एक्सपोर्टर ने बोला कि पैसा अभी चाहिए, मैच्योरिटी पे नहीं चाहिए, मुझे डिस्काउंट करके दो पैसा। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग तो आपको मैंने बताया था कि ये आर्टिकल नंबर 12 भी बोलता है कि ठीक है तुम डिस्काउंट कर सकते हो। ठीक है, कंपलसरी नहीं होता डिस्काउंटिंग, ये बैंक की चॉइस होती है। अब देखिए हुआ क्या कि मैच्योरिटी से 30 दिन पहले जो एप्लीकेंट था वो इंसॉल्वेंट हो गया, राइट। सो बताइए, ये सवाल जस्ट आपने अभी डिस्कस किया है, बस उसी का रिकॉल रिकॉल टाइप का क्वेश्चन है कि 30 दिन पहले, मैच्योरिटी से 30 दिन पहले एप्लीकेंट इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब एप्लीकेंट इंसॉल्वेंट होने से एलसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, वही सवाल कर रहा है कि अब वो बैंक ए ने बोला बैंक बी को कि अब वो रिम्बर्स नहीं कर सकता क्योंकि बैंक बी अपने रिस्क पे काम करेगा। तो क्या लगेगा जी इसमें? ठीक है, बैंक ये क्या बोल रहा है कि वी आर नॉट लायबल बिकॉज बैंक बी प्रीपेड एडिट ऑन रिस्क। तो इशूइंग बैंक ऐसे इजीली रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ सकता है, यही सवाल कर रहा है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिम्बर्स बैंक बी बिकॉज एप्लीकेंट इज इंसॉल्वेंट। बी कह रहा है कि बैंक बे ए मस्ट रिम्बर्स बैंक बी ओनली बैंक बी कैन प्रूव दैट गुड्स वेयर सक्सेसफुली डिलीवर्ड। सी कह रहा है कि बैंक ए मस्ट रिम्बर्स बैंक बी एट मैच्योरिटी। और लास्ट कह रहा है डी कि बैंक बी मस्ट सीक रिकवरी ऑफ द डिस्काउंटेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपोर्टर एक्स। तो कहने का मतलब देखिए, ए हमारा है इशूइंग बैंक, बी है हमारा नॉमिनेटेड बैंक। अब पता चल गया कि जो एप्लीकेंट है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो वो इशूइंग बैंक बोल रहा है कि क्या करे इशूइंग बैंक कि क्या वो रिम्बर्स ना करे। तो दोस्तों इसमें बेसिक कंसेप्ट यही है कि एप्लीकेंट यदि इंसॉल्वेंट हो, इशूइंग बैंक फ्री नहीं होता, हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, बी बोल रहा है कि नहीं तुम गुड्स को डिलीवरी प्रूफ करो कि नहीं गुड्स तुम सक्सेसफुल डिलीवर किए एप्लीकेंट को, ये भी गलत है। बैंक को गुड्स से कोई मतलब ही नहीं है, हमने पहले भी देखा है कि बैंक केवल और केवल डॉक्यूमेंट में डील करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैंक ए मस्ट रिम्बर्स बैंक बी एट मैच्योरिटी। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने जो पहला क्वेश्चन आज का देखा था वो सेम क्वेश्चन था। तो हाँ, अब जरा आते हैं दोस्तों एसबीएलसी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, इसको बोलते हैं एसबीएलसी। आप यदि दिसंबर 2025 का एग्जामिनेशन देखेंगे, पेपर देखेंगे बीएफएम का, तो एसबीएलसी पे सवाल आया था। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है दोस्तों, ग्लोबल ट्रेड द इशूइंग बैंक इशूज एन स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ग्लोबल ट्रेड हमारा इशूइंग बैंक है, इन्होंने एक स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू किया जो कि सब्जेक्टेड है आईएसपी 98 से। तो हमारा इशूइंग बैंक कौन है? ग्लोबल ट्रेड बैंक। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या है? स्टैंड बाय एलसी। रूल क्या है? आईएसपी 98। रिम्बर्सिंग बैंक कौन सी है? मेट्रो बैंक है न्यूयॉर्क की। ठीक है, क्लाउज क्या बोलता है? क्लाउज बोलता है रिम्बर्स योरसेल्फ फ्रॉम मेट्रो बैंक। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, प्लीज जवाब दीजिएगा। क्या ये एसबीएलसी जो है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, एसबीएलसी, ये क्या यूसीपी 600 में आता है? राइट, यूसीपी 600 में आता है दोस्तों। यस या नो में जवाब दीजिए। तो ये जो एसबीएलसी है, क्या ये यूसीपी 600 का पार्ट है? दोस्तों सही जवाब है कि बिल्कुल। आपको पता होगा आईएसपी 98। ठीक है, और ये यहां पे लॉजिक बदल जाता है। तो यहां तो आधा आधा सवाल हमने पढ़ लिया, अब आधा सवाल देखिए। बेनिफिशियरी का नाम क्या है? एपेक्स कॉर्प। ये क्या करता है? ये ड्राइंग को प्रेजेंट करता है ग्लोबल ट्रेड बैंक को। इशूइंग बैंक क्या करती है? इशू ऑब्वियसली ग्लोबल ट्रेड बैंक ही तो इशूइंग बैंक है। उसने क्या किया? बेनिफिशियरी ने ड्राइंग दिया ग्लोबल ट्रेड बैंक को, इशूइंग बैंक ने
देखा, डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया, लेकिन उसको कुछ डिस्क्रिपेंसी दिखा डॉक्यूमेंट में, ठीक है, वो डिस्क्रिपेंसी को पकड़ लेता है, अरे ये तो गलत है, कुछ डिस्क्रिपेंसी था, उसको उसने पकड़ लिया। अब एक सवाल है कि डिस्क्रिपेंसी मिलने के बाद बैंक का पहला ड्यूटी क्या होता है, चुपचाप रहना या नोटिस देना? तो उसने नोटिस दिया, लेकिन यहां पे इन्होंने क्या किया कि बैंक साइलेंट रहा क्योंकि वर्कलोड काफी ज्यादा था, और एपेक्स कॉर्प को बताया नहीं। एपेक्स कॉर्प कौन था? बेनिफिशियरी, ठीक है। तो उसने जो है डिसऑनर का 8 दिन तक नहीं बताया, बैंक एकदम चुपचाप रहा। सबसे बड़ी मिस्टेक है, बैंक ने डिस्क्रिपेंसी पकड़ी लेकिन 8 बिजनेस डे तक एकदम चुप रहा, ठीक है। तो ये तो अलाउड नहीं है। अब एपेक्स कॉर्प जो है क्लेमिंग बैंक के पास पहुंच चुका है कि मुझे फंड दो, ठीक है। तो एपेक्स बैंक चला गया क्लेमिंग बैंक के पास, मुझे फंड दो। अब आपको ये बताना है कि ISP 98 और URR 725 प्रिंसिपल का अप्लाई कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। समझे? सुनिए, ऑप्शन दे रहा है, ए कह रहा है कि देखो इशूइंग बैंक जो है ना पेमेंट को रिफ्यूज कर सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट थे। बी कह रहा है कि इशूइंग बैंक जो है अब तो इसको ड्रॉइंग ऑनर करना ही करना है, चाहे वो डिस्क्रिपेंसी हो या ना हो, क्योंकि उसने टाइमली नोटिस नहीं दिया। सी कह रहा है कि URR 725 के अंदर रिम्बर्सिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्यूमेंट चेक करने की, इससे पहले कि क्लेमिंग बैंक को पे करे। और डी कह रहा है चूंकि ये सिंडिकेटेड एलसी है, इशूइंग बैंक अप्रूवल के लिए वेट करे सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक से, इससे पहले कि नोटिस ऑफ डिसऑनर दे। अब देखिए ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं। देखिए, एक है हमारा ISP 98 का आर्टिकल नंबर 5.01। ISP 98 का एक आर्टिकल है, क्या नाम है आर्टिकल का? 5.01। ये क्या बोलता है कि अगर बैंक डिसऑनर करेगा, ठीक है, बैंक मान लीजिए अगर वो डिसऑनर कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करे, वो ना प्रॉम्प्ट नोटिस दे। क्या दे? प्रॉम्प्ट नोटिस दे, राइट। और रीजन भी क्लियर बताना है। तो ये जो साइलेंट है, इसने जो साइलेंट रहा, इस साइलेंट का मतलब ये होता है कि इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो साइलेंट का मतलब इसको पेमेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों सबसे डेंजरस लाइन अब मैं आपको बता रहा हूं, आर्टिकल A.3 बोलता है कि बैंक में ऑब्लिगेटेड टू ऑनर एवन इफ डॉक्यूमेंट आर डिस्क्रिपेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट खराब होने के बाद भी पेमेंट हो सकती है, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट ना URR 725 में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या होता है कि रिम्बर्सिंग बैंक डॉक्यूमेंट चेक करता है क्या? बताइए तो। URR 725 में ये बताइए कि जो मेरी हमारी जो रिम्बर्सिंग बैंक है, क्या ये डॉक्यूमेंट चेक करेगी? हाँ या ना में जवाब दीजिए तो। डज इट चेक द डॉक्यूमेंट? यदि आपको लगता है कि हाँ रिम्बर्सिंग बैंक डॉक्यूमेंट चेक करेगी तो यस लिख दीजिए, नहीं लगता है तो नो लिख दीजिए। तो दोस्तों URR 725 क्या बोलता है कि रिम्बर्सिंग बैंक कभी भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं करेगी, तो ये करेगी क्या? ये केवल पेमेंट करेगी, ठीक है। एलसी डिस्क्रिपेंट है, ये चेक करना रिम्बर्सिंग बैंक का काम नहीं है। ये चेक करना किसका काम है जी? ये चेक करना काम है इशूइंग बैंक का, जो ग्लोबल प्राइवेट है। अच्छा, और एक और बात मैं आपको बताता हूं, सिंडिकेटेड एलसी नाम सुने हैं जी? सिंडिकेटेड एलसी क्या होता है? सिंडिकेटेड एलसी, तो दोस्तों देखिए, डिसऑनर नोटिस डिले के लिए सिंडिकेशन एक्सक्यूज है नहीं, नोटिफिकेशन टाइमलाइन नॉन नेगोशिएबल होता है। तो जरा ऑप्शन को जरा देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि देखो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट था, रिफ्यूज किया। यही नहीं कह रहा है कि इशूइंग बैंक जो है रिफ्यूज कर रही है क्योंकि डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट है। तो ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये चुप रह गया ना। सबसे बड़ा दिक्कत तो यहाँ हुआ कि ये 8 दिन तक साइलेंट था, कुछ बताया नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। बी बोल रहा है इशूइंग बैंक इज नाउ ऑब्लिगेटेड टू ऑनर द ड्रॉइंग, एग्जैक्टली ये सही बात है। इसको ऑब्लिगेशन एक्टिव हो जाता है इशूइंग बैंक का, ठीक है, यही लॉजिक है इसका, क्योंकि उसने टाइमली नोटिस दिया नहीं तो उसको ऑब्लिगेशन है, ठीक है। सी कह रहा है कि URR 725 के अंदर रिम्बर्सिंग बैंक जो है डॉक्यूमेंट चेक करने की इसकी जिम्मेदारी है नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि URR 725 के अंदर रिम्बर्सिंग बैंक की जिम्मेदारी नहीं होती, डॉक्यूमेंट चेक करना इशूइंग बैंक का काम है। और डी कह रहा है कि सिंडिकेटेड बैंक है तो सबका अप्रूवल का वेट करे। तो ISP 98 में ऐसा कोई रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं है। तो फाइनल आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा कि देखो ISP 98 जो है इसका टाइमलाइन काफी स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन। दूसरी बात, यदि आप साइलेंस हैं तो आप इसे एक्सेप्टेबल माना जाएगा, मतलब आप डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिए। और रिम्बर्सिंग बैंक जो है एक तरह का केवल पेयर का काम करता है, इसको भी याद रखिएगा। रिम्बर्सिंग बैंक का काम होता है पेयर ओनली,
इसको डॉक्यूमेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और डिस्क्रिपेंसी को आप ये मत समझ लीजिए कि वो ऑटोमेटिक रिजेक्शन होगा। डिस्क्रिपेंसी इज नॉट ऑटोमेटिक रिजेक्शन, आपको प्रॉम्प्ट नोटिस भेजना ही है, समझे। ऐसा मत सोचिए कि क्योंकि हमने समझ लिया डिस्क्रिपेंट है तो रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं। जब तक नोटिस नहीं भेजिएगा, ठीक है ना, तब तो कोई मतलब नहीं है, समझे। ये सब बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों जो आपको मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बताइए ये कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 5.01 ISP URR 725, तो यही सब की पॉइंट यहाँ पे क्लियर क्लियर किया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा इनको टर्म्स पे। अब आइए इनको टर्म्स वाले टॉपिक पे आते हैं। आपको पता होगा इनको टर्म्स पे केस स्टडी आता है हर एक साल, राइट। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है आपके सामने। क्या कह रहा है आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर इन इंडिया, जिसका नाम क्या है टेक फ्रंट, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों सवाल कर रहा है कि ग्लोबल, ओके, पहले मैं डीपीयू वाला बात करता हूँ। चलिए पहले इसको देखते हैं, फिर इसके ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि सेलर का नाम है ग्लोबल कारपेट। ग्लोबल कारपेट कौन है? एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, और ये क्या है? हमारा सेलर है, राइट। ग्लोबल कारपेट इज द सेलर, और बायर कौन है? बायर है रिटेल चेन। ग्लोबल कारपेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज शिपिंग अ कंटेनर ऑफ रग टू रिटेल चेन। रिटेल चेन हमारा बायर है। गुड्स क्या है हमारा? गुड्स है रग्स, राइट। रग्स कंटेनर में है, और इनको टर्म्स भी लिखा हुआ है डीपीयू। डीपीयू होता है दोस्तों हमारा क्या? डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, इसको डीपीयू बोलते हैं। कहां पे है? प्लेस क्या है दोस्तों? वेयर हाउस, बायर का वेयर हाउस है, ठीक है। तो ट्रक जो है ना वेयर हाउस पहुंचता है, और ड्राइवर बोलता है कि अनलोड जो है बायर करेगा। ट्रक जो है ना, ट्रक जो है कहाँ पहुंचा? वेयर हाउस पहुंचा, और ट्रक का जो ड्राइवर है वो क्या बोलता है कि देखो अनलोड जो है ना वो बायर करेगा, ठीक है। अब आप ये बताइए कि डीपीयू में अनलोडिंग बायर की जिम्मेदारी होती है, यही तो समझना है। आपके सामने कुछ इनको टर्म्स होते हैं, उसमें किसकी क्या जिम्मेदारी होती है ये समझना है। मेरा सवाल ये है कि क्या डीपीयू में जो अनलोडिंग होती है इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या अनलोडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है डीपीयू में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है एग्जैक्टली नो, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो देखिए डीपीयू को पहले समझिए। डीपीयू का फुल फॉर्म होता है डिलीवर्ड एट पेस अनलोडेड। तो फुल फॉर्म में अनलोडेड किस पर प्रेशर डाला? इसका इसका जरा फुल फॉर्म देखिए ना, सब क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड। अब ये जो अनलोडेड वर्ड है ये किस पर प्रेशर डाल रहा है जी? ऑप्शन नंबर ए बायर पर प्रेशर डाल रहा है, ऑप्शन नंबर बी सेलर पर प्रेशर डाल रहा है। किस पर प्रेशर डाल रहा है? तो ये प्रेशर डाल रहा है दोस्तों सेलर पर। किस पे प्रेशर डाल रहा है? सेलर पे प्रेशर डाल रहा है। मतलब इनको टर्म्स 2020 में डीपीयू ही एक ऐसा रूल है जहां पे सेलर ही गुड्स को अनलोड करेगा, समझे। सेलर गुड्स को अनलोड करेगा, एक सिंगल इनको टर्म्स है, ठीक है, जहां पे सेलर जो है गुड्स को अनलोड करेगा बायर के वेयर हाउस के पास, समझे। तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर डीपीयू तो पहले डीएटी था, उसमें बायर अनलोड करता था। हाँ दोस्तों ये चेंजेस आए हैं, आपको पता होगा पहले नाम था इसका डीएटी, ठीक है, इसका नाम बदल के डीपीयू कर दिया गया इनको टर्म्स 2020 में, ठीक है। ये गलत बिलीफ है। डीएटी क्या था हमारा? डीएटी था डिलीवर्ड एट टर्मिनल, टर्मिनल पर डिलीवर करो प्लस अनलोड करो। और डीपीयू होता है हमारा डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड। प्लेस कहीं भी हो सकता है, प्लेस आपका वेयर हाउस हो, प्लेस आपका साइट हो, प्लेस आपका यार्ड हो, कहीं भी हो प्लेस, लेकिन अनलोडिंग करना सेलर का ही काम है। अब क्या हुआ जरा सुनिए। अब यहां पे ये हुआ कि सेलर का जो ड्राइवर है वो अनलोड करने से मना कर दिया। वो बोलता है कि बायर जल्दी जल्दी अनलोड करता है, अब एक रग डैमेज हो जाता है। सेलर का जो ड्राइवर है ना वो बोलता है कि नहीं हम तो अनलोड ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या किया कि ये तो रिटेलर की जिम्मेदारी है। तो बायर का जो अनलोड ये था आदमी था, उसने अनलोड करना स्टार्ट किया, लेकिन एक रग जो है डैमेज हो गया अनलोडिंग में। अब सवाल है कि डैमेज अनलोडिंग के टाइम हुआ, रिस्क किसके ऊपर आएगा, समझे। रिस्क कौन बियर करेगा क्योंकि डैमेज हो चुका है सामान। तो सवाल ये कर रहा है कि बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ डीपीयू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनलोडिंग एंड द रिजल्टिंग डैमेज। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए बायर इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज डीपीयू रिप्लेस डीएटी एंड अंडर डीएटी द बायर ऑलवेज अनलोडेड।
B, the seller is responsible because DPO is the only Incoterm that explicitly required the seller to unload the good. C, the carrier is responsible as per international transport law. D, the risk transfer to the buyer as soon as the truck arrive at the warehouse. तो चलिए बताइए, पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चूंकि डीपीयू ने डीएटी को रिप्लेस कर लिया तो बायर अनलोड करेगा और बायर की जिम्मेदारी है। गलत, ये गलत है। सारी जिम्मेदारी सेलर की होती है। अभी मैंने आपको बताया कि डीएटी एक ऐसा सिंगल इनकोटर्म है जिसमें सेलर ही जिम्मेदार होता है अनलोडिंग प्लेस पे अनलोड करने के लिए। ठीक है। बी में कह रहा है कि नहीं, सेलर की जिम्मेदारी है क्योंकि डीपीयू मैंडेट करता है इनकोटर्म्स। एग्जैक्टली, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। सी कह रहा है कि कैरिज की जिम्मेदारी है। अरे इनकोटर्म्स बायर सेलर रिस्क डिसाइड करता है, कैरिज की कोई बात ही नहीं होती। और डी कह रहा है कि नहीं, जैसे अराइवल हो जाएगा तो रिस्क बायर के पास चला जाएगा। नहीं, ऐसा ये भी गलत है, समझे। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। डीपीयू के अंदर सेलर को डेस्टिनेशन तक डिलीवर करना होता है, सेलर को गुड्स अनलोड करने होते हैं। जब तक अनलोडिंग कंप्लीट नहीं होती रिस्क सेलर का ही रहता है, समझे। तो हमने क्या सीखा यहां से, हमने 3-4 चीजें सीखी। पहला पॉइंट, डीपीयू का फुल फॉर्म सीखा, क्या होता है जी, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, समझे। अच्छा, एक ऐसा सिंगल इनकोटर्म्स है जिसमें सेलर की अनलोडिंग की जिम्मेदारी होती है। तो यदि एग्जामिनेशन में आपसे पूछे कि बताओ वो कौन सा इनकोटर्म है जिसमें सेलर की मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो है डीपीयू, क्योंकि वो बायर के वेयरहाउस तक पहुंचाएगा भी और उसको अनलोड भी करवाएगा। ठीक है। हाँ, अनलोडिंग करने के बाद रिस्क बायर का चला जाता है। समझ में आया दोस्तों, यही था ये क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। आइए देखते हैं इसमें क्या कर रहा है कि ये सीआईपी, यहाँ पे इनकोटर्म सीआईपी यूज हो रहा है। समझिए सवाल क्या कर रहा है दोस्तों कि बेसिकली सेलर है हमारा टेक वर्ल्ड इंडिया। टेक वर्ल्ड इंडिया हमारा सेलर है, बायर है जर्मनी में। बायर कहाँ है जी, जर्मनी में बायर है हमारा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है बायर इन जर्मनी। और गुड्स है हमारा माइक्रोचिप्स, स्पेशलाइज माइक्रोचिप्स। इनकोटर्म्स है सीआईपी फ्रैंकफर्ट। ठीक है। और इनकोटर्म्स 2020। पेमेंट हो रहा है एसबीएलसी से और आईएसपी 98। फिर रिम्बर्समेंट थर्ड पार्टी करेगी अकॉर्डिंग टू यूआरआर 725। ये सब डेटा आपको दी गई है। अब एक ये बताइए, ये तो आपको पता ही है, मैंने बताया था कि यूसीपी 600 के अंदर ये आता है। ठीक है। अब इंश्योरेंस की बात करते हैं। सेलर ने एक इंश्योरेंस दी। सेलर ने क्या इंश्योरेंस दी, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज। यहां देखिए लिखा गया है टेक वर्ल्ड प्रोवाइड एन इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग ओनली द मिनिमम इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज सी। ठीक है, इसको सी बोलते हैं। तो टेक वर्ल्ड क्या है जी, सेलर है ना। ठीक है, उसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड की कवरिंग ओनली द मिनिमम इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउज। ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, प्लीज जवाब दीजिएगा। बताइए सीआईपी के अंदर, सीआईपी 2020 के अंदर क्या मिनिमम इंश्योरेंस काफी है? मेरा सवाल है कि इज मिनिमम इंश्योरेंस सफिशिएंट इन द केस ऑफ सीआईपी 200, यस या नो? तो दोस्तों सीआईपी कॉस्ट इंश्योरेंस, ठीक है, तो इसका ये जो इनको टर्म्स है सीआईपी, तो इसमें दोस्तों आपको पता होगा इसका सही जवाब है नो। क्यों? क्योंकि सीआईपी का जो 2020 का इनको टर्म्स है ये आईसीसी, ठीक है, इसके लिए आईसीसी ए कंपलसरी है। ठीक है, आईसीसी ए इज कंपलसरी। ठीक है, तो सीआईपी ए यदि सीआईएफ रहता, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट रहता, तो उसके लिए सी रहता, समझे। ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, सीआईपी में आईसीसी ए कंपलसरी है और सीआईएफ में आईसीसी सी कंपलसरी है। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा आईसीसी क्या है, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउड। ठीक है, प्लीज आईसीसी का फुल फॉर्म देख लीजिए। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउड। मैं यहां फिर से लिख देता हूं दोस्तों, आपके बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए। यदि सीआईपी इनको टर्म्स है तो वहां पे इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउड ए रखना कंपलसरी है, और यदि सीआईएफ है तो इंस्टीट्यूट कार्गो क्लाउड सी रखना कंपलसरी है। तो जरा ऑप्शन ए को देखिए। अब देखिए, पहले मैं पूरा क्वेश्चन बता देता हूं। अब सेकेंड इवेंट क्या हुआ, डिस्क्रिपेंसी। इशूइंग बैंक बोलता है कि अरे डॉक्यूमेंट में तो डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन 8 बिजनेस दिन तक चुप रहा, 8 बिजनेस दिन तक साइलेंट रहा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि द क्लेमिंग बैंक सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट टू द रिम्बर्सिंग बैंक, लेकिन रिम्बर्सिंग बैंक ने पेमेंट नहीं किया। ठीक है, वो बोलता है कि नहीं, पहले तो मुझे शिपिंग डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है।
मतलब क्लेमिंग बैंक जो है पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है, रिम्बर्सिंग बैंक बोलता है कि पहले डॉक्यूमेंट चेक करूंगा। तो ये 4 इवेंट हुए हैं। अब आपको इनको टर्म्स 2020 का रूल अप्लाई करो, ISP 98 का रूल अप्लाई करो, URR 725 का रूल अप्लाई करो, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि इनको टर्म्स 2020 के अंदर टेक वर्ल्ड ने अपने इंश्योरेंस ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया क्लाउज सी प्रोवाइड करके। बी कर रहा है ISP 98 के अंदर इशूइंग बैंक को ड्रॉइंग ऑनर करना ही पड़ेगा एवन इफ इट वाज डिस्क्रिपेंट बिकॉज इट फेल टू प्रोवाइड टाइमली नोटिस ऑफ डिसऑनर। सी कर रहा है URR 725 के अंदर रिम्बर्समेंट बैंक ने करेक्टली एक्ट किया, रिफ्यूज किया पेमेंट को। और डी कर रहा है कि जो लॉस ऑफ रिस्क है वो जर्मन बायर को ट्रांसफर हो जाता है, तभी ट्रांसफर होगा जब गुड्स जो है नेम डेस्टिनेशन पे आए बैंकरप्ट पे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में क्या लगता है, सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है CIP, ठीक है, कॉस्ट एंड इंश्योरेंस पेड टू, तो इसके लिए जो हमारा क्लाउज लगता है उसको बोलते हैं ICCA, समझे? यहाँ पे लिख दिया है ICCC, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये कह रहा है कि ये फुलफिल इंश्योरेंस नहीं, फुलफिल तब करता जब ICCA क्लाउज प्रोवाइड करता। ये मतलब कि हमारा ये वाला ICCC जो है ना CIF में लगता है, CIP में नहीं लगता है। दूसरी बात, ISP 98, ये हमने पहले भी डिस्कस किया दोस्तों, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। डिस्क्रिपेंसी और साइलेंस, मतलब अगर इशूइंग बैंक डिसऑनर करे तो प्रॉम्प्ट नोटिस तो देना चाहिए ना, रीजन भी बताना कंपलसरी है, लेकिन उसने साइलेंट रहा, 8 दिन तक साइलेंट रहा, तो उसको क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा ना। लेट नोटिस मतलब पेमेंट बाउंड हो जाएगा, ठीक है ना, मैंने पहले ही बताया था। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर यदि बी को देखा जाए तो कह रहा है कि इसे ऑनर करना पड़ेगा ड्राइंग को। यस, बी नंबर सही है, क्योंकि ये साइलेंट रह गया, इसको ऑनर करना ही पड़ेगा। सी की बात कर रहे हैं URR 725, तो URR 725 में कह रहा है कि जो रिम्बर्सिंग बैंक है, इट एक्टेड करेक्टली बाय रिफ्यूजिंग द पेमेंट until it could verify the underlying shipping document। तो URR 725 का रूल क्या कहता है कि रिम्बर्सिंग बैंक पेयर ओनली। हाँ, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि URR 725 साफ बोलता है कि ये केवल पेमेंट का काम करता है, डॉक्यूमेंट चेक करना इसका काम नहीं है। तो ये गलत हो गया सी नंबर। ये क्या कर रहा है कि ये बोल रहा है कि पहले मुझे डॉक्यूमेंट देखने दो तभी हम पेमेंट देंगे। इसको क्या मतलब डॉक्यूमेंट से? डॉक्यूमेंट देखना तो काम इशूइंग बैंक का है, ये तो खाली पेमेंट देगा। तो ये सी नंबर गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि रिस्क डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर होता है। डेस्टिनेशन कौन है जी? जर्मन बायर है ना डेस्टिनेशन। अब ये बताइए क्या लगता है? तो दोस्तों ये जो है ना सी ग्रुप, आपको पता होगा इनको टर्म्स का ग्रुप होता है, ठीक है। ये कैसा ग्रुप इनको टर्म्स है? सी ग्रुप इनको टर्म्स है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सी ग्रुप इनको टर्म्स, डी ग्रुप इनको टर्म्स, एफ ग्रुप इनको टर्म्स, सब तरह का ग्रुप होता है। ये बताइए कि सी ग्रुप इनको टर्म्स में रिस्क जो है डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर होता है? बोलिए तो, रिस्क जो है डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर होता है? बताइए। ये देखिए दोस्तों, आपको 4 ग्रुप मिलेगा, मैकमिलन बुक में भी 4 ग्रुप दिया हुआ है। चारों ग्रुप में रिस्क किसके पास है ये एकदम क्लैरिटी होना चाहिए। मेरा सवाल है, क्या सी ग्रुप इनको टर्म में रिस्क जो है डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर होता है? हाँ या ना? जवाब है ना। पहले मैं आपको समझा देता हूं सी ग्रुप का क्या रूल है, ये सुन लीजिए। इसमें ये बोलता है कि रिस्क तभी है व्हेन गुड्स हैंडेड टू द फर्स्ट कैरियर, व्हेन गुड्स हैंडेड टू फर्स्ट कैरियर, समझे? और कॉस्ट खर्चा जो है वो टिल डेस्टिनेशन तक होगा, समझे? तो रिस्क तभी है व्हेन गुड्स हैंडेड टू द फर्स्ट कैरियर, कॉस्ट टिल डेस्टिनेशन। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि द रिस्क ऑफ लॉस ट्रांसफर टू द जर्मन बायर ओनली व्हेन गुड्स अराइव एट। नहीं नहीं नहीं, जब आप पहला कैरियर को ही जब सामान दे दिए तभी से रिस्क शुरू हो जाता है, ठीक है। और कॉस्ट खर्चा जो है डेस्टिनेशन तक का आपको उठाना है, ठीक है।